हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि मेरी एग्जाम के तहत जो हम सीरीज शुरू किए हैं मेरी एग्जाम है ना, उसके तहत हम प्रत्येक क्लास आप लोग को यूट्यूब पर अवेलेबल कर हम लोग ज्योग्राफी का आई थिंक चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। क्लास का जो टाइटल है वो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो ज्योग्राफी होते हैं है ना, इस ज्योग्राफी को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसे दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है ना। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, और दूसरे को हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इस दोनों के बारे में विशेष आपको जब भी पढ़ना है तो वो क्लास 11th में जब आप जाइएगा तो आपको बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि क्या फिजिकल ज्योग्राफी होता है और क्या ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है इस दोनों के कैटेगरी में आता है। चाहे आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लें या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लें, इस दोनों कंडीशन में हमें एग्रीकल्चर को पढ़ना है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, है ना। कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को टर्न अप कर सके और जितना हो सके 2D पॉइंट पढ़ें और इस 2D पॉइंट में हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर सके। मेरा वीडियो 30-35 मिनट का बन रहा है। इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि आप लोग को ज़्यादा समय हम ले रहे हैं हमारे चैनल पर। जब भी आप आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय टाइम एक्सपेंड करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, कुछ चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता है ना। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपके लिए यूजफुल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो कोशिश करते हैं इस एग्रीकल्चर के डिफिनेशन को समझने का, है ना। तो अगर एग्रीकल्चर के डिफिनेशन को एग्जैक्ट समझने का कोशिश करें, है ना, तो हम लोग लिखेंगे एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर को अगर दो भागों में तोड़ा जाए, है ना, तो एक तो होता है एग्री और दूसरा होता है कल्चर, है ना। एक होता है एग्री और एक होता है कल्चर। अगर इस एग्रीकल्चर को सेपरेटली अगर समझने का कोशिश करें हम लोग, तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। एक एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करते जाए, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को हम लोग दो भागों में जब बांटते हैं तो एक होता है एग्री और एक होता है कल्चर, है ना। तो एग्री का मतलब होता है लैंड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। जब आप लैंड को कल्टीवेट करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्रीकल्चर के प्रोसेस को फुलफिल करने का कोशिश कर रहे हैं या एग्रीकल्चर हो रहा है। अब इस तरीके से अगर हम समझें तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है ना। तो एग्रीकल्चर के सबसे पहले डिफिनेशन पर ध्यान देते हैं हम लोग। लिखोगे एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। Agriculture is the art and science of cultivation, of cultivating, है ना, cultivating the soil and growing crops, है ना। Agriculture is the art and science of cultivating the crop and growing crops। मतलब एग्रीकल्चर एक कला है, या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो एक ऐसा साइंस है जिसके तहत हम लोग जमीन को कल्टीवेट करते हैं और उससे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है उसको हम निकालते हैं। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को उससे निकाल के पढ़ा जा सके या समझा जा सके। और हम पहले ही बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो दोनों प्रोसेस में काम करता है। ये ह्यूमन और ज्योग्राफी के अंदर भी आता है और
फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी आता है। अब देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें कि एग्रीकल्चर का क्या हिस्ट्री रहा है या क्या स्कोप है ह्यूमन सेटलमेंट में, तो आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो हम देखने का कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर ही एक ऐसा प्रोसेस है, इससे पहले भी हम समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में दो चीजें हैं। सबसे पहला, अगर हिस्ट्री की बात करें इसके हम, है ना, एग्रीकल्चर के हिस्ट्री की बात करें, तो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड जो क्रॉप है वो ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली राइस है ना। वो क्या है? राइस है। यानी सबसे पहले अगर आदमी किसी की खेती किया तो वो राइस था, और सबसे पहले अगर किसी जीव को पालतू बनाया गया तो वो डॉग था, है ना। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड अगर एनिमल की बात करते हैं हम, है ना, तो उसे डॉग कहा गया। अब देखिए, दोनों चीज है। अगर इस राइस की बात करें, है ना, इस राइस की बात करते हैं, तो इसके कुछ फंडामेंटल्स कैरेक्टर्स हमें लेने होते हैं। आदमी अगर सबसे पहले खेती किया होगा तो वो राइस का किया होगा, इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि राइस जो है, इसको आप डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं, है ना। मतलब कि इसको आप ग्रेन्स के जैसा भी यूज कर सकते हैं, है ना, और इसका हम लोग आटा भी बना सकते हैं, है ना। तो एक तो ग्रेन्स के जैसा यूज कर सकते हैं, दूसरा इसका आटा बना सकते हैं। तीसरा, जिस तरीके से सब्जी में पोटैटो होता है ना, आलू प्रत्येक चीज में घुल जाता है, उसी तरीके से चावल को बहुत तरीके से हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि चावल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी पहला चीज पानी थी, है ना। तो नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है, जो कॉमनली जहां पे बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, और ये जो क्रॉप होता है वो होता है पानी पसंद क्रॉप। यानी अगर आप इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको ऐसा एरिया खोज के लाना पड़ेगा जहां पे कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे इरिगेशन कर सकें। तो नदी के किनारे में पहली सभ्यता बनी है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामिया हो। किसी भी सिविलाइजेशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि कॉमनली ये जो सिविलाइजेशंस बने हैं वो नदी के किनारे बने हैं, है ना। तो जब नदी के किनारे बने तो इससे क्या हो जाएगा कि वो वहां के लोग जो होंगे वो इस तरीके के क्रॉप को कॉमनली प्लांट करने का कोशिश करेंगे जहां पे इरिगेशन की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में नदी का जो दोनों किनारा होता है वो फुल हो जाता है और वहां से पानी बाहर निकलते हैं, जिसको ही हम बाढ़ कहते हैं या फ्लड कहते हैं। तीसरा क्या था कि इजी टू कुक था, है ना, इजी टू कुक, है ना, आसानी से बन जाता है, कुछ करना नहीं है ना। चावल को लीजिए, पानी डालिए, कुकर में एक सीटी लगाइए, खाना बन गया। तो ये दूसरा चीज था। और तीसरा क्या होता है कि जब अगर आप राइस की बात करते हैं तो ये आसानी से डाइजेस्ट भी होता है इन कंपेयर ऑफ ऑल फूड्स आइटम। ये जो राइस होते हैं वो कॉमनली इजी डाइजेस्ट होते हैं। आप देखिए कि जब भी किसी आदमी को पेट का ऑपरेशन हो या उसका पेट खराब हो जाए, उसे कहा जाता है कि आप खिचड़ी खाइए, और खिचड़ी में सबसे बड़ा कंपोनेंट इसी राइस का होता है। तो इससे हमें पता चला कि प्रोबेबली पहला जो क्रॉप कल्टीवेट किया गया था राइस को किया गया था, और ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि हमें उसकी ज्यादा इंपोर्टेंस समझ में आई, उसको हम लोग ज्यादा तरीके से यूज किए, है ना। दूसरा, अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में डॉग है, क्योंकि उस समय जो आदमी था वो परमानेंट सेटलमेंट में तो रहता नहीं था, तो उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए शिकार करना होता था, और शिकार में जो कुत्ते होते थे, है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। ये चीजें समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं सर, तो उसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो देखिए, जो एक्टिविटी कोई भी आदमी करता है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, है ना, तो पता चलता है कि ये जो एक्टिविटी होते हैं, है ना, इसको करने के लिए दो कारण होता है किसी भी लोग को। सबसे पहला तो कारण होता है इकोनॉमिक, है ना, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक, है ना। एक तो होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। या तो आप उस काम से पैसा अर्न करते हैं,
है ना, यानी एक्स्ट्रा सरप्लस जनरेट करते हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में रखते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कहते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, किसी काम को अपने मनोरंजन के लिए करें या अपने इंटरटेनमेंट के लिए करें, तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी, मतलब कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब हमने क्या देखा कि एक्टिविटी को सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिकल के आधार पर बांटे, है ना। तो इस इकोनॉमिकल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, है ना, पहले को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, और तीसरे को हम लोग कहते हैं टर्सरी एक्टिविटी, है ना। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। अब हमें क्या पता है कि ये जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है वो इसे प्रत्येक एक्टिविटी को कहते हैं जो कंप्लीटली रूप से नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है ना। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर होता है, इसके अंदर आते हैं एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आते हैं, पशुपालन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी की चीजें होते हैं उसको डायरेक्ट कंजप्शन में बनाने लायक, कंजप्शन के दिशा लाने के लिए हमें उसके साथ कुछ प्रोसेस करने होते हैं, और इसी प्रोसेस को जहां किया जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। इसीलिए सेकेंडरी एक्टिविटी को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंतर्गत भी रखा जाता है ना, इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहते हैं। और जब टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहले को कहते हैं गुड्स और दूसरे को कहते हैं सर्विस। गुड्स उसको कहा जाता है जहां, टर्सरी एक्टिविटी उसको कहा जाता है जिसको ना तो प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंडेंसी है और ना ही सेकेंडरी एक्टिविटी पर डिपेंडेंसी है ना। इसको हम लोग बाद में जब सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी करेंगे, इकोनॉमिक्स का चैप्टर, तब वहां पे जाकर के इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, है ना। अब चलिए, अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और क्या है सर, है ना, तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि एग्रीकल्चर के कारण ही पहली बार ऐसी माहौल बना कि लोग अपने आप को एक स्पेशल एरिया में बॉन्ड करने लगे और अपने आप को एक सेटलमेंट देना स्टार्ट किए, है ना। ये चीजें हो गई। अब देखना है कि अगर ये एग्रीकल्चर हो रहा है सर, तो ये एग्रीकल्चर को कितने भागों में क्यों होता है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द सप्लाई ऑफ फूड बट ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। आप लोग ज्योग्राफी में ही पढ़े होंगे या फिर आप जाके देखें एनसीईआरटी के बुक में, आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज को हम लोग अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल भी डिवाइड करते हैं। पहले जो मिनरल से चलता है, जिसके लिए रॉ मटेरियल मिनरल्स होते हैं, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, और बाकी का जो है उसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जहां के रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से आते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इससे आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता चलता है कि इसके बाद हमें एग्रीकल्चर को डिवाइड करना है ना, फार्मिंग एक्टिविटी में। मतलब जब भी आप किसी चीज को ग्रो करते हैं तो उसे फार्मिंग के अंतर्गत रखा जाता है ना। अब देखिए कि अगर हम लोग फार्मिंग की बात करते हैं, है ना, तो उस एग्रीकल्चर को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो पता चलेगा कि एग्रीकल्चर को, है ना, हम लोग 3 भागों में सबसे पहले इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले को कहते हैं हम लोग, ये पहला हो गया, यहां से दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा है ना। पहले को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। पहले को कहा जाता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। दूसरे को कहा जाता है, प्रिमिटिव हो गया एक, दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। और तीसरे को कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल
फार्मिंग। अब देखिए एक एक करके बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होगा, कैसे हम समझेंगे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्रीकल्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए जब किसी फार्मिंग में सबसे पहला स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड हो, पैचेज ऑफ लैंड हो, है ना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती की जा रही हो। खेती जो करने का तरीका है वो बड़े स्केल पर नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। दूसरा क्या होगा, प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाएगा, है ना। प्रिमिटिव टूल्स ऐसे टूल्स को कहा जाता है जो कॉमनली पुराने समय से यूज होते आ रहे हैं, चाहे वो आपका कुदाल हो, खुरपी हो, है ना, हंसिया हो, हल हो, बैल का यूज किया जा रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे क्या होगा, तीसरा, इरिगेशन के लिए कोई भी स्पेशल सिस्टम डेवलप नहीं होंगे, यानी नेचुरल रेन पर आधारित होगा, है ना, नेचुरल रेन पर आधारित होगा। और चौथा जो आता है इसको हम लोग कहते हैं कि नेचुरल फर्टिलिटी भी होती है सर, नेचुरल, है ना, फर्टिलिटी पर भी इसका डिपेंडेंसी होती है। तो मतलब क्या पता चला, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि स्मॉल पिचेज ऑफ लैंड हो, जो खेती हो रही है वो आपके छोटे छोटे टुकड़ों में खेती हो रही हो। दूसरा, आप जानते हैं कि वहां पे नेचुरल फर्टिलिटी पर खेती होगी, यानी स्पेशल किसी भी तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जो सीड होगा वो पुराने सीड का यूज किया जाएगा, यानी एक ही सीड को बार बार खेतों में रिपीट की जाएगी। उसके बाद कोई भी स्पेशल इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं होता है, नेचुरल बारिश हुई तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस तरीके से चीजों को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगर इंसेंटिव की बात करते हैं, है ना, इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। यहाँ पे लैंड जो होगा वो लार्ज साइज का होगा, यानी जो आपका खेत होगा वो बड़ा बड़ा होगा, जिसको हम लोग फार्म बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या, यहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स था, यहाँ पे मॉडर्न टूल्स देखने को मिलेंगे, है ना। हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स होंगे, खेत लगाने के लिए हल स्पेशल होगा, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रैक्टर का डाला होता है उसका इस्तेमाल होगा, ये सब चीजें। तीसरा क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होगा। अगर तीसरा की बात करें तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज होंगे। चौथा अगर हम देखें तो मॉडर्न इरिगेशन मेथड होगा, है ना, मॉडर्न इरिगेशन मेथड, जिसमें चाहे तो आप स्प्रिंकल सिस्टम कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जब यही इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मार्केट के डिमांड के अनुसार किया जाए, मतलब हम अपने कंजप्शन के अनुसार नहीं करके जिस चीजों का मार्केट में डिमांड है उस अनुसार से अगर हम खेती करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे को हम लोग कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, है ना। इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कॉमनली हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो इससे ज्यादा कॉस्टली है ना, ये ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि इसमें मॉडर्न चीजों का यूज होता है। इसके लिए हमें HYV सीड चाहिए, है ना, पेस्टिसाइड चाहिए, है ना, पेस्टिसाइड चाहिए, बीडीसाइड लगेंगे, है ना। पेस्टिसाइड उसको कहते हैं जो फसल में लगे हुए कीट पतंग जो भी होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं फसल को, उसे खत्म करना होता है। और बीडीसाइड्स की अगर हम बात करें तो बीडीसाइड्स में आपको पता चलेगा कि जो फसल के साथ साथ एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं उसे हम लोग बीड्स कहते हैं, और वैसा जो बीडीसाइड को खत्म कर दे उसे, मतलब जो बीड्स को खत्म कर दे उसे हम लोग बीडीसाइड के अंदर में रखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। चलिए तो शुरू करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हमें क्या पता है, एक बार और रिकॉल कर लिया जाए कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वैसे फार्मिंग को कहा जाता है जहां पे प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं, वहां पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इरिगेशन यूज नहीं किया जाता, यानी कि पूरी तरीके से जो इरिगेशन पैटर्न होगा वो डिपेंड होते हैं रेनफॉल पे। उसके बाद वहां पे जो यूज होते हैं सीड, वो कॉमनली ट्रेडिशनली सीड होते हैं, और नेचुरल फर्टिलिटी पर ये खेती किया जाता है ना। तो इसी के कुछ पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस में आते हैं।
तो सबसे पहले बात आती है झूम कल्टीवेशन की। देखिए झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, ये कॉमनली वैसे एरिया में यूज किए जाता है, यानी झूम कल्टीवेशन ऐसे एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहां कॉमनली ट्राइबल सोसाइटी के लोग रहते हैं, यानी जंगल के एरिया में। तो वहां पे क्या होता है कि जहां पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, लोग वहां पे आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जो राख बनता है वहां पे अपने सीड को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, यानी छीट देते हैं सीड को। बारिश होती है तो जो पानी होता है, मतलब राख जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने के बाद उसको पर्याप्त मात्रा में आपको नमी मिल जाती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसको मॉइस्चर मिल जाता है। वहां से वो सीड बनते हैं, सीड के बाद फसल होता है, और ये पूरी तरीके से नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, और उसको वहां से खेती करके वहां से अपना जीवन यापन चलाया जाता है। इसको ऐसे करके समझेंगे कि जब इंटेक्ट फॉरेस्ट था, छोटे छोटे पौधे थे, वहां पे क्या किया, स्लैश एंड बर्न किया गया, तो फर्टाइल सॉइल हो गए वहां पे हमने खेती किया। खेती करने के बाद इसको फार्मिंग का प्रैक्टिस किया। अब क्या होता है कि एक जगह पे आप 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल ही खेती कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि वहां से उस प्लॉट को, जहां पे आपने एग्रीकल्चर का प्रोसेस अभी कंफर्म किया है, तो वहां से उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी कि ये जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है वो एक जमीन पर 2 से 3 बार ही किया जा सकता है। उसके बाद वहां की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस लैंड को फिर से प्लॉटिंग नहीं किया जा सकता है ना, यानी कि वहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है, इसलिए उसको अनफर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। और ये जो अनफर्टाइल सॉइल होगा ये फिर वहां पे कुछ समय के लिए फिर छोड़ दिया जाएगा, 4, 5, 10 साल के लिए, और वहां पे फिर से नेचुरल फर्टिलिटी आ जाएगी और फिर इंटैक्ट फॉरेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये साइकिल हमेशा यहाँ रोटेट करते रहेगा, है ना। फिर से समझ लें कि छोटे छोटे पौधे होंगे, वहां पे आग लगा दिया जाएगा। इसको स्लाइस एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। झूम कल्टीवेशन को स्लाइस एंड बर्न मेथड भी कहा जाता है। उसके बाद फर्टाइल सॉइल होगा, फार्मिंग का प्रोसेस होगा, फिर वो अनफर्टाइल होगा, फिर कुछ दिन के बाद छोड़ने के बाद ये इस तरीके से फिर से वापस फर्टिलिटी में चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग झूम कल्टीवेशन इसको कहते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि ये कल्टीवेशन क्या होता है सर, कि एक जगह से दूसरे जगह साल दर साल शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। अब विश्व के अलग अलग कोनों में या फिर भारत के अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा किया गया जो प्रैक्टिस है, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पे इसको मिल्पा कहा जाता है, कहीं पे इसको कुमारी कहा जाता है ना। तो ये हो गया कि इस तरीके से हम लोग झूम कल्टीवेशन को समझते हैं। आगे हमें देखना है कि अब जो हमें पढ़ना है वो है एक टुंगिया कल्टीवेशन होता है। ये जो टुंगिया कल्टीवेशन है वो एक कल्टीवेशन का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल सोसाइटी होते हैं उसमें मेनली 2 लोग होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल, है ना। एक होते हैं मेल, एक होते हैं फीमेल। मेल जो होता है वो एक बांस का बना हुआ होता है, लंबा जैसा, आगे उसके पॉइंटेड किए होते हैं। जब बारिश हो जाती है तो जंगल के जमीनों पर बांस से ऐसे करके छेद किया जाता है, उसको जब प्रेस करेंगे नीचे तो एक होल बनेगा, और महिलाओं का काम होता है उसमें सीड डालना। और सीड डाल के क्या किया जाता है कि वहां पे ऊपर से राख डाल दिया जाता है, जिसके कारण जर्मिनेशन संभव हो पाता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोशिश करें वैसे बच्चे के पास ये वीडियो जरूर पहुंचे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।